हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिव्या शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जूम शिक्षा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है और इस सीरीज़ की मैं 3 वीडियोस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ, जिसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन बताया था कि हम क्या क्या करेंगे। सेकेंड वीडियो में मैंने चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया एंड इन थर्ड वीडियो मैंने चैप्टर 2 जो है स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि 18 सेंचुरी से पहले का बैकग्राउंड जो था कि इंडिया में कौन पहले आया था। पुर्तगीज़ आए थे, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद ब्रिटिश आए थे और अब हम पढ़ेंगे कि अब फ्रेंच आए थे। तो हम आज फ्रेंच के बारे में पढ़ेंगे और उसके आगे के टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। आपको स्क्रीन पर एक मैप दिख रहा है। कल मैं ये मैप नहीं दिखा पाई थी, इसलिए मैं आज आपको ये मैप दिखा रही हूँ। कल मैंने बताया था कि जो वास्को डी गामा थे, उन्होंने एक रूट अपनाया था जिसका नाम था केप ऑफ गुड होप। तो आपको दिख रहा है कि वो जैसे जैसे एरो लगा हुआ है, वो पुर्तगाल से साउथ अफ्रीका के बिल्कुल लास्ट एंड पॉइंट से होते हुए इंडिया में एंटर किया था उन्होंने। तो ये उनका रूट है मैप के थ्रू जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो कि कैप ऑफ गुड होप क्या था। तो आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं कि फ्रेंच जब इंडिया में आए थे तब क्या क्या हुआ था। एक फ्रेंच कंपनी थी जिसका नाम था कंपनी डेज इंडीज़ ओरिएंटल्स, जो फाउंड हुई थी 1664 में। और फ्रेंच की जो फर्स्ट फैक्ट्री थी इंडिया में, वो सूरत में बनी थी, सूरत में इस्टेब्लिश हुई थी इन 1668। और ये किसने इस्टेब्लिश करी थी? फ्रांकोइस कैरन ने। एंड further, many factories were also established in India, like in Masulipatam, Pondicherry, Mahe, Karikal, Balasore, Surat, etc. अब जैसे जैसे पुर्तगीज़ की, डच की, ब्रिटिश की एंड फ्रेंच जो फैक्ट्रीज़ थी जो इंडिया में इस्टेब्लिश हुई थी, तो इन सब में अब एक कंपटीशन आ गया था और इन सब के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी, क्योंकि ये चाह रहे थे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रेड जो है वो इनकी कंपनीज़ का हो। यानी कि पुर्तगीज़ चाह रहे थे कि उनका ट्रेड सबसे ज़्यादा हो, डच चाह रहे थे कि उनका हो, ब्रिटिश आप भी चाह रहे थे कि उनका हो और फ्रेंच भी चाह रहे थे उनका हो। तो इसी कारण इनके बीच में नोक-झोंक चल रही थी। इनमें से सब चाह रहे थे कि उनका ट्रेड हो, सबसे ज़्यादा उनको प्रॉफिट मिले। और जो ट्रेड के जो मतलब आइटम्स थे वो क्या क्या थे, जैसे कि ये हमारा क्वालिटी ऑफ सिल्क हो गई, कॉटन हो गई और मसाले हो गए, ये सब जो मेन ऑब्जेक्ट्स थे ट्रेड के। तो आपस में ये क्या चाह रहे थे कि इनका प्रॉफिटेबल ट्रेड हो, यानी कि सब चाह रहे थे कि हमारा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो। और इसी से इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गया था। अब हम पढ़ेंगे एंग्लो फ्रेंच रिवाल्वरी इन द कार्नेटिक। अब हमें पता चला कि जैसे कि हमने पता किया कि ट्रेड के ऊपर इनकी लड़ाइयाँ हो रही थी। अब सब अपना चाह रहे थे कि हमारी मोनोपोली हो ट्रेड पे, हम ही ट्रेड करें, सिर्फ हमारा ही अधिकार हो ट्रेड पे। तो इंडिया मतलब लाइक इन इंडिया एंड ईस्टर्न आइसलैंड्स पे से वो सब चाह रहे थे कि हम यहाँ से हम ट्रेड करें। तो इट वॉज नेसेसरी फॉर द ब्रिटिश टू एलिमिनेट देयर रिवाइवल्स। द चीफ अमंग देम वॉज द फ्रेंच। फ्रेंच सबसे चीफ था। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए कि यानी कि जो रॉ मटेरियल्स हैं वो सस्ते प्राइस में लेने का और फिर उनसे मटेरियल बना के हायर प्राइस में उन चीज़ों को बेच देना, ये चाह रहे थे। इनकी पॉलिसी ये थी एक्चुअली। तो अब जो ट्रेड को लेके जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, तो द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ट्रेड इंटरेस्ट बिटवीन दैम फाइनली एंडेड विद द 3 एंग्लो फ्रेंच वॉर। यानी कि 3 एंग्लो फ्रेंच वॉर हुए थे, जिसको हम कार्नेटिक वॉर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो वॉर हुए थे वो कार्नेटिक एक जगह है तमिल और अदर पार्ट ऑफ तमिलनाडु, इसलिए इसको कार्नेटिक वॉर भी कहा जाता है, जो कि 1746 से लेके 1763 तक हुए थे इंडिया में। और जो 3 ये वॉर थे एंग्लो फ्रेंच वॉर, इनका जो फाइनल रिज़ल्ट था वो ये था कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पावर की इंडिया में जो है ब्रिटिश पावर की इस्टेब्लिशमेंट हो गई थी। तो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इन बंगाल की, कैसे ब्रिटिश लोगों ने बंगाल का जीत लिया था।
In the 18th century, Bengal was a rich province. It also flourished well in trade and commerce. अब होता क्या है कि इंग्लिश ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री जो है वो बंगाल में इस्टेब्लिश की थी इन 1651 बाय द परमिशन ऑफ सुल्तान शाह सूजा। इन्होंने परमिशन दी थी कि आप इंग्लिश को कि आप यहाँ पे अपनी फैक्ट्री जो है ओपन कर सकते हैं, जो कि सूबेदार थे बंगाल के। और इसी के साथ साथ इंग्लिश को जो है परमिशन भी मिल गई थी किसकी, ज़मींदारी ऑफ द 3 विलेजेस, मतलब उनको ज़मींदारी भी मिल गई थी 3 विलेजेस की, जिनका नाम था सुल्तनुती, कलिकता एंड गोविंदपुर इन 1698। और इसके बाद 1717 में क्या होता है कि जो मुग़ल एम्परर थे फरुखसियार, उन्होंने बहुत सारे ट्रेडिंग प्रिविलेजेस दे दिए थे किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब कंपनी क्या हो गई थी, उनको फ्री हो गई थी कि वो कोई भी चीज़ खरीद सकती हैं, बेच सकती हैं बंगाल से विदाउट कस्टम ड्यूटीज़, उनके ऊपर कस्टम ड्यूटीज़ नहीं लगेंगी, जिससे वो इट ऑल्सो बिकेम फ्री टू कैरी गुड्स टू एंड फ्रॉम बंगाल। और इसी टाइम पे जो बंगाल था वहाँ पे रूल कर रहे थे अलवर्दी खां। अलवर्दी खां मतलब अपनी देख रहे थे ये कैसे जो है कंपनी एक्टिविटीज़ कर रही हैं, कैसे वो मिसयूज़ कर रही हैं अपनी पावर का, तो इन सब पे जो नज़र रख रखी थी वो अलवर्दी खां रखे हुए थे। अलवर्दी खां 1756 में मर गए थे। और इसके बाद जो है सिराज उद दौला का वहाँ का राजा बना दिया था, जो कि अलवर्दी खां के पोते थे। ये बहुत ही छोटे थे और इनके पास एक्सपीरियंस भी नहीं था और ये बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड भी थे। और इसी के साथ इंग्लिश को लगा कि यही सही टाइम है, राइट टाइम है कि यहाँ पे अपनी चलाओ, यानी कि वो बंगाल पे अब रूल करना चाह रहे थे, यानी कि किसके टाइम पे, सिराज उद दौला, क्योंकि वो अनएक्सपीरियंस थे, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, छोटी उम्र के भी थे, शॉर्ट टेम्पर भी थे, तो उन्होंने सोचा कि ये सबसे राइट टाइम है। इसी के साथ सिराज उद दौला ने कुछ बातें इंग्लिश के सामने रखी थी कि फॉरबिड फोर्टिफिकेशन ऑफ कलकत्ता, की बंद कर दो फोर्टिफिकेशन कलकत्ता का करना, एंड आस्क फॉर टैक्स ऑन ट्रेड, की ट्रेड पर तुम्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इन बातों से भी थोड़ा ब्रिटिशर्स को लगा कि ये हमारी पावर को इम्पोज कर रहा है, तो इसलिए सिराज उद दौला को वो हटाना चाहते थे। उन्होंने दोनों ही बातों को नहीं माना सिराज उद दौला की, और यही कारण था बैटल ऑफ प्लासी का। यानी कि बैटल ऑफ प्लासी किस कारण से हुई थी कि ये थी जो बैटल थी वो थी ब्रिटिशर्स के बीच में और सिराज उद दौला के बीच में। तो आइए अब हम बैटल ऑफ प्लासी को पढ़ते हैं, जो कि 1757 में हुई थी। और किस किस के बीच में हुई थी, ब्रिटिशर्स के बीच में और बंगाल के बीच में। ब्रिटिशर्स की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे और बंगाल की तरफ से सिराज उद दौला थे। अब जो ब्रिटिशर्स की तरफ से जो रॉबर्ट क्लाइव थे, उन्होंने अपने सपोर्ट में कुछ लोगों को ले लिया, जिनका नाम था मनिक चंद, नवाब ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ कलकत्ता, मीर जाफ़र, कमांडर इन चीफ ऑफ नवाब आर्मी, जगत सेठ, इन सब को इन्होंने अपने साथ ले लिया। यानी कि ये सब किसके साथ थे, ब्रिटिशर्स के साथ थे। और अपोज कौन कर रहा था इनका, जो कि बंगाल की तरफ से था सिराज उद दौला। यानी कि ये सब मिलके सिराज उद दौला को हराना चाहते थे, और रिज़ल्ट यही हुआ कि सिराज उद दौला इस बैटल में हार गए थे। और इसी के साथ जो नया नवाब बना बंगाल का वो बना मीर जाफ़र को न्यू नवाब ऑफ बंगाल बना दिया गया। तो ये जो बैटल थी, बैटल ऑफ प्लासी, वाज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ द इंग्लिश इन इंडिया। दे नाउ गॉट अ मोनोपोली ओवर ट्रेड इन बंगाल एंड मीर जाफ़र वाज अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ द इंग्लिश। यानी कि मीर जाफ़र एक पपेट की तरह था, वो सिर्फ साइन करने के लिए बैठा हुआ था, बल्कि जो कमांड थी और जो रूल्स थे वो ब्रिटिशर्स के होंगे। और इसी के साथ बैटल ऑफ प्लासी ख़त्म होती है। अब हम पढ़ते हैं बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 1764 में हुई थी। अब हम देखते हैं ये किस किस के बीच में हुई थी। ये हुई थी ब्रिटिश वर्सेस बंगाल, ऊद और मुग़ल। यानी कि एक तरफ तो ब्रिटिशर्स थे, दूसरी तरफ बंगाल, ऊद और मुग़ल, इनके जो नवाब थे वो सब थे एक तरफ पे। अब जो मीर जाफ़र था वो एक पपेट किंग था, यानी कि किंग ओनली बाय नेम। ही वाज अनोयड, वो एक तरह से बिल्कुल थक चुका था, क्योंकि एक तरीके से पपेट किंग है, वो उनके कहने पर ही काम करेगा, अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकता। तो वो पूरा थक गया था और उसने अपनी खुद की पॉलिसीज़ बनानी स्टार्ट कर दी थी, जो कि अगेंस्ट थी ब्रिटिशर्स की। इससे ब्रिटिशर्स खुश नहीं हुई और उन्होंने
उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मीर जाफ़र को हटा के मीर कासिम को वहाँ का नवाब बना दिया। कहाँ का? बंगाल का। जो कि मीर कासिम जो था वो सन इन लॉ था किसका? मीर जाफ़र का। अब मीर जाफ़र की जगह मीर कासिम जो है बंगाल का नवाब बन चुका था। मीर कासिम ने अपनी जो कैपिटल है वो चेंज कर दी थी, यानी कि ट्रांसफ़र कर दी थी। कहाँ से? मुर्शिदाबाद से लेके मोंगोर तक उन्होंने अपनी जो कैपिटल को है ना वो ट्रांसफ़र कर दिया था, ताकि वो अवॉइड कर सके जो कंपनी के इंटरफेरेंस है उनकी पॉलिसीज़ में, ताकि वो इन इंटरफेरेंस से बच सके। मीर कासिम ने रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दी थी इंटरनल ट्रेड ऑफ कंपनी इन बंगाल। अब इससे क्या हुआ, कंपनी को फिर से क्या हुआ, इरिटेशन होने लगी कि अब ये मीर कासिम भी उनके सर पे चढ़ के बैठ रहा है, वो भी उन पे थोड़े से पॉलिसीज़ को रोक रहा है, उनके खिलाफ पॉलिसीज़ बना रहा है, तो ये भी ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आया। मीर कासिम की पॉलिसी से इंग्लिश जो है सरप्राइज़ भी हुए और अलार्म भी हुए, ताकि जो मूव्स थी मीर कासिम की वो उनको अट्रैक्ट कर रही थी अपनी तरफ, उन पे इम्पोजिशन लगा रही थी, उनको फ्रीडम नहीं दे रही थी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, मीर कासिम को हरा दिया और वापस से मीर जाफ़र को दोबारा से नवाब बना दिया बंगाल का। और इसी के साथ मीर कासिम ने जॉइन हैंड कर लिए किसके साथ? सिराज उद्दौला, जो कि बैटल ऑफ प्लासी में हमने डिस्कस किया था। तो अब मीर कासिम और सिराज उद्दौला आपस में मिल गए थे। अब स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि बैटल ऑफ बक्सर किस किस के बीच में थी? ब्रिटिशर्स के बीच में, और बंगाल, उद और मुग़ल। तो बंगाल की तरफ से कौन हो गया? मीर कासिम। उद की तरफ से कौन हो गया? सिराज उद्दौला। और मुग़ल्स की तरफ से हो गए शाह आलम। और इन तीनों की एक अलायंस बन गई थी, लेकिन इन तीनों की अलायंस को ब्रिटिशर्स ने हरा दिया था। ये जो ग्रुप था बंगाल का, उद का और मुग़ल का, इन तीनों को ब्रिटिशर्स ने हरा दिया था। तो हम कह सकते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर एंड बैटल ऑफ प्लासी दोनों ही ब्रिटिशर्स के द्वारा जीती गई थी। और इसी के साथ ब्रिटिश ने अपना जो है रूल बंगाल, उद प्लस मुग़ल इन तीनों पर अपना इस्टेब्लिश कर लिया था। ब्रिटिशर्स ने अपना रूल इन तीनों पर इस्टेब्लिश कर लिया था इन दोनों बैटल से। तो अब हम एक टर्म को और जानेंगे, डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? डुअल सिस्टम मतलब डबल सिस्टम। आपको पता है मैंने बताया था कि मीर जाफ़र जो है वो पपेट किंग बन चुका था, यानी कि उसके हाथ में कुछ नहीं था, वो सिर्फ साइन करने के लिए बैठा हुआ था, बाकी जो रूल है वो किसका चलेगा? ब्रिटिशर्स का चलेगा। तो इसी को हम डुअल सिस्टम बोलते हैं। तो इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है जो मैं आपको बता देती हूँ। On one hand, the entire power and finances came under the control of the country with no responsibilities. उनके पास कोई responsibilities नहीं थी, यानी कि कंपनी के पास। And the Nawab of Bengal had to run the entire administration without any finance. यानी कि जो नवाब के पास है वो वहाँ उसके पास कोई फाइनेंस नहीं होगा, सारा फाइनेंस जो है वो कंपनी के पास होगा। And this form of governance was known as the dual system of administration. बट ये abolish हो गया था 1772 में, क्योंकि बंगाल में फेमाइन की सिचुएशन आ गई थी, और इसी के साथ डुअल सिस्टम को भी ख़त्म कर दिया गया था। और इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है। मैंने ये सेकंड चैप्टर के बारे में था। सेकंड चैप्टर हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं अभी 2 पार्ट और लगेंगे इसको कंप्लीट करने में, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, इसमें टॉपिक्स भी बहुत सारे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दें जिसका नाम है जूम शिक्षा। और जिन्होंने इस सीरीज़ की पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है क्लास 8 मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से। सो थैंक यू वेरी मच।